नाउ वी सी न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग हम जानते हैं कि जो हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट है उसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, है ना। द न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। और आप में से जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, उन बायोलॉजी के स्टूडेंट्स ने जो है पढ़ा है कि जो न्यूरॉन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से रहता है, जिसमें ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम लोग साइटोन या सेल बॉडी कहते हैं, और ये वाला जो थ्रेड लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर है इसे हम लोग जनरली एक्सॉन कहते हैं। और न्यूरॉन में जो इंफॉर्मेशन है वो हमेशा जो है साइटोन से एक्सॉन के तरफ फ्लो होती है, यानी इंफॉर्मेशन हमेशा इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, यानी साइटोन से एक्सॉन के तरफ इंफॉर्मेशन फ्लो होगी। और हम ये भी जानते हैं कि जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन में जो इंफॉर्मेशन दो फॉर्म में फ्लो होती है। पहला जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, और दूसरा होता है केमिकल्स के थ्रू। न्यूरॉन्स में जो केमिकल या ऐसे केमिकल जो न्यूरॉन्स के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं या ले जाते हैं, उन्हें हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ऐसे केमिकल जो कि इंफॉर्मेशन को वन प्लेस से अनदर प्लेस तक ले जाते हैं, उन्हें हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर जनरली जो है यहां पर जहां एक्सॉन खत्म होता है यहां पर रिलीज होते हैं, और यही न्यूरोट्रांसमीटर इसके आगे वाला जो न्यूरॉन होगा, इसके आगे वाले न्यूरॉन को क्या करेगा? इसके आगे वाले न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन पास करेगा। मीन न्यूरॉन में जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में करती है, लेकिन एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है, उस गैप में जो इंफॉर्मेशन आगे ट्रैवल करती है या उस गैप में जो इंफॉर्मेशन कैरी करने वाले जो एजेंट होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, और इन केमिकल्स को हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। तो मिंटू से कि वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड करने का जो क्रेडिट है या वर्क है, दैट इज परफॉर्म बाय द न्यूरोट्रांसमीटर एंड दीज आर द केमिकल्स। तो इस तरीके से जो है एक जो हेल्दी इंडिविजुअल है वो उस इंडिविजुअल के बॉडी में हम कह सकते हैं कि न्यूरॉन हेल्दी है और उसके बॉडी में जो ट्रांसमिशन है वो कैसा है? रेगुलर और हेल्दी है। यदि किसी कारण से इन न्यूरोट्रांसमीटर का जो लेवल है वो कम या ज्यादा होना चालू हो जाए, यदि किसी कारण से इन न्यूरोट्रांसमीटर का जो लेवल है वो कम या ज्यादा होना चालू हो जाए, तो नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होना चालू हो जाएगा। जो नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनिंग है उसमें अल्टरेशन आना चालू हो जाएगा। नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और यदि ऐसा होता है तो नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर होना चालू हो जाएंगे, और ऐसी डिजीज या डिसऑर्डर जिसमें नर्वस सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करता है उन्हें हम लोग जो है नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स कहते हैं। देयर आर n नंबर ऑफ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स, लेकिन जो कॉमनली डिसऑर्डर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो कॉमनली डिसऑर्डर हमें देखने के लिए मिलता है, पहला डिप्रेशन, सेकेंड एंजाइटी, और जो थर्ड है दैट इज समवॉट रिलेटेड टू द पेन। तो आइए अब हम लोग यहां पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि जो नर्वस डिसऑर्डर के लिए जो ड्रग्स होती है वो क्या होती है और वो कैसे काम करती है।
तो यहां पर एक बहुत ही ब्रीफ में हम लोगों ने नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर और उसके एक्शन यानी मैकेनिज्म को समझने की कोशिश की। तो जो हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस में हमें जो है न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स में जनरली 2 कैटेगरी की ड्रग्स पढ़नी है। एक जिसे हम लोग कहते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स, और दूसरे जिसे हम लोग कहते हैं एनाल्जेसिक, उसे हम कहते हैं एनाल्जेसिक। ट्रैंक्विलाइजर्स, इसका मतलब होता है टू काम डाउन, टू काम डाउन। और काम डाउन करने की हमें क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि कोई जो इंडिविजुअल है दैट इज सफरिंग फ्रॉम द एंजाइटी, वो किससे सफर कर रहा है? एंजाइटी। वो किससे सफर कर रहा है? स्ट्रेस से। वो किससे सफर कर रहा है? इरिटेबिलिटी, है ना? आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि देयर आर एन नंबर ऑफ रीजन कि कई बार हमें बहुत ज्यादा चिंता होती। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कल आपका बोर्ड एग्जाम है, और बोर्ड एग्जाम के पहले आपने देखा होगा अक्सर जो है एग्जाम हॉल में घुसने के पहले आप में से देखा होगा कि आप में से कुछ लोगों को या स्टूडेंट्स को घबराहट महसूस होती है, हाथों से पसीना आना चालू हो जाता है, एक डर सा लगता है कि अब क्या होने वाला है, एक जो है ऐसा डर जिसके पीछे कोई कारण नहीं रहता, लेकिन हमें लगता है यार पता नहीं क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, वो क्वेश्चन जो मैंने पढ़े हैं, वो चैप्टर जो मैंने जिससे अच्छे से पढ़ा है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे। तो इस तरीके का कहीं ना कहीं जो डर होता है, या उसे हम एंजाइटी कहते हैं। या रिजल्ट आने के पहले आपने देखा होगा कि मन में एक अजीब सा हमें फीलिंग होती है, एक घबराहट सी होती है, दैट इज कॉल्ड द एंजाइटी। कई बार समय पर काम ना होने के कारण जो है हमें स्ट्रेस होता है, घबराहट सी होती है कि यार मैं ये काम नहीं कर पाया, इस प्रकार से स्ट्रेस होता है। तो इस तरीके से जब एंजाइटी, स्ट्रेस या इरिटेबिलिटी होती है, तब इनको कम करने के लिए, एंजाइटी या स्ट्रेस को कम करने के लिए जो मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं, उन्हें जनरली हम लोग जो है ट्रैंक्विलाइजर्स कहते हैं। जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं वो 2 कैटेगरी के होते हैं। पहले वी कॉल देम अ सेडेटिव एंड सेकेंड वी कॉल देम अ हिप्नोटिक्स। ओके, यदि कोई बहुत ज्यादा घबरा रहा है तो घबराहट कम करने के लिए जिन मेडिसिन का यूज करते हैं उन्हें जनरली हम लोग सेडेटिव कहते हैं, या उन्हें जनरली हम लोग ट्रैंक्विलाइजर कहते हैं, या उन्हें हम लोग एंजियोलाइटिक भी कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? एंजियोलाइटिक भी कहते हैं। और यदि किसी को इतनी ज्यादा घबराहट हो रही है कि वहां पर सेडेटिव या एंजियोलाइटिक काम नहीं कर रहे हैं, उस व्यक्ति को यदि हमें सुलाना है तो सुलाने के लिए, स्लीप इंड्यूस कराने के लिए जो मेडिसिन या ड्रग हम लोग यूज करते हैं उन्हें हम लोग हिप्नोटिक कहते हैं। तो इस तरीके से यदि हम लोग देखें तो यहां पर जो है सेडेटिव और हिप्नोटिक या एंजियोलाइटिक क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि पर्सन कैसा है? एंजाइटी से सफर कर रहा है, स्ट्रेस से सफर कर रहा है, इरिटेबिलिटी से सफर कर रहा है। और एंजाइटी, स्ट्रेस और इरिटेबिलिटी क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका नाम है नॉरएड्रेनालिन। एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम है नॉरएड्रेनालिन। ये जो नॉरएड्रेनालिन है, मान लीजिए ये एक न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन के लास्ट में यानी जो एक्सॉन टर्मिनल है, इस एक्सॉन टर्मिनल में यहां पर नॉरएड्रेनालिन क्या हो रहा है? ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है। ये नॉरएड्रेनालिन है, ये क्या है? ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है। जब नॉरएड्रेनालिन नॉर्मल से ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होगा तब ये इट कॉजेस एंजाइटी, इट कॉजेस स्ट्रेस, इट कॉजेस स्लीपलेसनेस। ओके, लेकिन जब यही
नॉरएड्रेनालिन यदि नॉर्मल से कम क्वांटिटी में रिलीज होना चालू हो जाए तब इट कॉजेस डिप्रेशन। इट कॉजेस व्हाट? इट कॉजेस डिप्रेशन। आपने देखा होगा कि कई बार बिना कारण से ही आप उदास हो जाते हो। आपने देखा होगा कि आपको समझ में ही नहीं आता है और मन में अचानक से एक नेगेटिव भावनाएं आना चालू हो जाती, उदासपन आना चालू हो जाता है, मूड डाउन हो जाता है। और यदि आप थोड़ा सा केयरफुली उसको सोचे कि ऐसा क्यों हो रहा है तो शायद उसके पीछे कोई कारण भी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप डाउन फील कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी कारण से आपके ब्रेन में नॉरएड्रेनालिन का जो लेवल है वो क्या हो गया? कम हो गया। और जब नॉरएड्रेनालिन का लेवल कम होता है तो इट कॉजेस डिप्रेशन लाइक सिम्टम्स और इट कॉजेस डिप्रेशन। वहीं पर यदि नॉरएड्रेनालिन का लेवल यदि ज्यादा हो जाए तो इट कॉजेस एंजाइटी, स्ट्रेस, स्लीपलेसनेस। तो यदि हमें डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करना है तो डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग हम लोग इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम लोग एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं। ठीक है? यदि हमें डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करना है तो डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग हम लोग यूज करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एंटी डिप्रेसेंट। और एंटी डिप्रेसेंट कैसे काम करती है? दो प्रकार से काम कर सकती है। या तो जो नॉरएड्रेनालिन यहां पर कम रिलीज हो रहा था उसको ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज करना चालू कर देगी, या जो नॉरएड्रेनालिन है जो यहां पर है उसे यहां पर एंजाइम से इसके मेटाबॉलिज्म को ब्रेकडाउन होने को थोड़ी देर के लिए रोक देगी, जिससे नॉरएड्रेनालिन अपने रिसेप्टर से बाइंड हो सके और अपने इफेक्ट को सुटेबली प्रोड्यूस कर सके। तो इस तरीके से जो है एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग है वो क्या करती है? वो काम करती है। और इसके अपोजिट यदि हम नॉरएड्रेनालिन के लेवल को कम कर दे, मतलब जो इंक्रीज लेवल है उसको यदि नॉर्मल कर दे तो एंजाइटी, स्ट्रेस और स्लीपलेसनेस जो है उसको हम लोग रिलीव कर सकते हैं। तो वहां पर हम लोग डायरेक्टली ना करके हम जो है सेडेटिव, हिप्नोटिक जो ड्रग है, सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग के थ्रू हम लोग जो है सेडेशन या हिप्नोसिस को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से ऐसी ड्रग जो क्या कर रही है? जो डिप्रेशन या एंजाइटी या स्ट्रेस में काम कर रही है उन्हें हम लोग जो है ट्रंक्विलाइजर, जनरली इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग ट्रंक्विलाइजर्स कहते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं कि ये एनाल्जेसिक्स क्या है ना? तो यहां पर जो लास्ट में, इसके बाद में हम लोग ड्रग्स के नाम जो बुक में हमें नाम दिए हैं उन ड्रग्स के हम लोग नाम लिख लेंगे कि ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, ये एनेक्सियोलाइटिक ड्रग है, ये हिप्नोटिक है, ये सेडेटिव ड्रग है। ठीक है? तो यहां पर अभी हम लोग थ्योरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब एनाल्जेसिक क्या होते हैं उसको अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एनाल्जेसिक जो है, एनाल्जेसिक को समझने के पहले हमें दर्द को समझना होगा, यानी जो पेन है वो पेन कैसे इंड्यूस होता है इसको हमें समझना होगा। तो हम सभी जानते हैं कि हम सभी को कभी ना कभी दर्द का आभास जरूर हुआ है, और दर्द उस समय ज्यादा होता है जब हमें कोई क्या हो गई? चोट लग गई हो। चोट लगने पर क्या हो रहा है कि हमारे जो टिश्यू है, टिश्यू डैमेज हुए हैं। ठीक है? जो टिश्यू है, टिश्यू डैमेज हुए हैं। और जब टिश्यू डैमेज हुए हैं तो जब टिश्यू डैमेज होते हैं तो यहां पर एक केमिकल रिलीज होता है जिस केमिकल को हम लोग कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है? जब भी चोट लगती है तो चोट लगने पर जो सेल या टिश्यू है वो डैमेज होते हैं, और सेल या टिश्यू डैमेज होते हैं तब वहां पर एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वहां पर जो न्यूरॉन है
पेन को रिसीव करने वाले जो न्यूरॉन है, पेन को रिसीव करने वाले न्यूरॉन को ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, पेन को रिसीव करने वाले न्यूरॉन को ये प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिवेट करेगा। और जब ये पेन को रिसीव करने वाला न्यूरॉन एक्टिवेट होगा तो ये जो न्यूरॉन है इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारे ब्रेन तक पहुंचाएगा, और ब्रेन में हमारे जो पेन को रिसीव करने वाला जो सेंटर है वो एक्टिवेट होगा और हमें पता चलेगा कि हमारे बॉडी के किसी पार्ट में दर्द हो रहा है, चोट लगी है और वहां पे दर्द हो रहा है। ये जो पेन के जो सिग्नल्स है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हमारे ब्रेन को पता चलता है कि हमारे किसी पर्टिकुलर पार्ट में पेन हो रहा है तो पेन का इंडिकेशन है कि वहां पे चोट लगी होगी, और यदि वहां पे चोट लगी हुई है तो वहां पर रिपेयर करने की जरूरत है। तो ऐसे केस में ब्रेन अपने रिपेयर करने वाले जो केमिकल्स है या मैसेंजर्स है उनको वहां पर भेजना चालू कर देता है। तो ये एक प्रकार से एक मैकेनिज्म है। तो अल्टीमेटली इस पेन को रिसीव करने का जो काम है वो किसका है, ब्रेन का। यदि हम किसी तरीके से इस पेन के सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचने से रोक दे, यदि किसी तरीके से इन सिग्नल्स को, मैसेजेस को हम ब्रेन तक पहुंचने से रोक दे तो हमारे ब्रेन को पता नहीं चलेगा कि कहीं पर दर्द हो रहा है या पेन हो रहा है। क्लियर? तो ऐसी ड्रग्स या ऐसी मेडिसिन जो पेन को रिलीव करती है, पेन को क्या करती है, पेन को रिलीव करती है, उन्हें हम लोग एनाल्जेसिक कहते हैं। वी कॉल देम एनाल्जेसिक, वी कॉल देम एनाल्जेसिक। अब एनाल्जेसिक 2 टाइप के होते हैं। एनाल्जेसिक जो है वो 2 टाइप के होते हैं। पहला नॉन नॉर्कोटिक और दूसरे होते हैं नॉर्कोटिक। जनरली नॉन नॉर्कोटिक नॉन एडिक्टिव होते हैं। जो नॉन नॉर्कोटिक होते हैं वो नॉन एडिक्टिव होते हैं, यानी इनके खाने से हमें लत नहीं लगेगी या हम फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली इन पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। लेकिन जो नार्कोटिक होते हैं, यदि लंबे समय तक यदि हम लोग नार्कोटिक एनाल्जेसिक यूज करते रहे तो इससे क्या होती है, हैबिट फॉर्म हो जाती है, यानी हम कह सकते हैं कि ये एडिक्टिव होते हैं। ये कैसे होते हैं, एडिक्टिव होते हैं। लेकिन जो नॉन नार्कोटिक होते हैं ये ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, यानी ये पेन को रिलीव तो करते हैं लेकिन इनका एक लेवल है। लेकिन जो नार्कोटिक जो है, सीवियर पेन, मान लो मेजर सर्जरी है या चोट लगी हुई है, बहुत ज्यादा यदि परेशान है पेशेंट, तब उन्हें हम लोग नार्कोटिक एनाल्जेसिक देकर उनके दर्द को दूर कर सकते हैं। एक्चुअली वहां पे दर्द दूर नहीं होता है, वहां पर केवल और केवल ब्रेन तक पेन के सिग्नल नहीं पहुंचते। जनरली जो नॉन नार्कोटिक होते हैं, ये नॉन नार्कोटिक जो है इस केमिकल के बनने को ब्लॉक कर देते हैं। जो नॉन नार्कोटिक है, नॉन नार्कोटिक में यदि हम देखें तो आपने ये सारे नाम सुने होंगे। आपने एस्प्रिन का नाम सुना है, आपने पैरासिटामोल का नाम सुना होगा, आपने डाइक्लोफेनेक का नाम सुना होगा, आपने निमेसुलाइड का नाम सुना होगा, आपने जो है आइब्यूप्रोफेन का नाम सुना होगा, मेफेनेमिक एसिड का नाम सुना होगा। ये जो सारे जो डे टू डे लाइफ में जनरली हम लोग जो डे टू डे लाइफ में जो हम लोग दर्द वाली जो दवाइयां यूज करते हैं उन्हें हम लोग नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक कहते हैं, और इनके नेम यहां पर अभी हम लोगों ने देखे। तो ये जो मेडिसिन है ये जनरली क्या करती है, इस प्रोस्टाग्लैंडिन जो है, इस प्रोस्टाग्लैंडिन के बनने
को कम कर देती है। और जब प्रोस्टाग्लैंडिन कम बनेगा तो ये जो पेन को रिसीव करने वाला जो न्यूरॉन है ये एक्टिव नहीं होगा, स्टिमुलेट नहीं होगा, जिससे ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंचेंगे। लेकिन इसके अपोजिट यदि हम नार्कोटिक ड्रग की बात करें तो जो ओपियम डेरिवेटिव है, ओपियम यानी जिसको हम लोग अफीम कहते हैं, या इसका जो डेरिवेटिव है उसमें है मॉर्फिन। जो मॉर्फिन है, ये मॉर्फिन जो ड्रग है दैट इज अ नार्कोटिक एनाल्जेसिक, और सीवियर केस में ही इसका इस्तेमाल होता है। मान लीजिए कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया है, पर्टिकुलरली आपने बहुत सारी वॉर मूवीज देखी होगी कि जब भी वॉर मूवीज में जो वॉर से जो इंजर्ड सोल्जर्स होते हैं उन्हें हॉस्पिटल में लेकर आया जाता है, कैंप में, मेडिकल कैंप्स में उन्हें ले जाया जाता है। तो कई बार वो जब दर्द नहीं सह पाते हैं तो उन्हें मॉर्फिन के इंजेक्शन देते हैं। तो ये जो मॉर्फिन के जो इंजेक्शन है, दीज आर वेरी पोटेंट एनाल्जेसिक। और ये मॉर्फिन के इंजेक्शन क्या करते हैं, ये मॉर्फिन के इंजेक्शन या मॉर्फिन सीधे यहां पर ब्रेन पर जाकर काम करते हैं और ब्रेन की एक्टिविटी को, पेन को रिसीव करने की कैपेसिटी को कम कर देते हैं, जिसके कारण से जो है पेशेंट को दर्द भी कम होता है, नींद भी आ जाती है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये हैबिट फॉर्मिंग है और साथ में ये ब्रेन को धीरे धीरे, ब्रेन की एक्टिविटी को जब ये स्लो डाउन करते हैं तो इसका साइड इफेक्ट हमारे हार्ट रेट और रेस्पिरेशन पर भी हो सकता है। तो इस तरीके से यहां पर अभी हमने देखा कि जो एनाल्जेसिक क्या होते हैं, ऐसी मेडिसिन जो कि दर्द या पेन को रिलीव करती है, उन्हें हम लोग एनाल्जेसिक कहते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ एनाल्जेसिक, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक एंड नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। जनरली नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स आर नॉन एडिक्टिव, नॉन हैबिट फॉर्मिंग, बट द नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स आर एडिक्टिव और हैबिट फॉर्मिंग। ओके, और हमने ये भी समझा कि किस तरीके से जो है जो पेन है वो रिलीव होता है। तो यहां पर क्लास 12 के बेसिस पर जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। अदरवाइज यदि हम देखें तो एनाल्जेसिक के ऊपर एक पूरा का पूरा लेक्चर, मतलब पूरा का पूरी यूनिट भी हो सकती है। तो यहां पर अभी हम लोगों ने इसको इस तरीके से समझा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि ट्रैंक्विलाइजर्स में जो ड्रग है, कि एंटी डिप्रेसेंट की कैटेगरी के ड्रग के नाम क्या है, और इस तरीके से एनाल्जेसिक कैटेगरी के ड्रग के नाम क्या है। आइए अब हम लोग उसको समराइज कर लेते हैं। नाउ वी स्टडी द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द ड्रग एंड दैट इज कॉल्ड द एनाल्जेसिक। ओके, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक मीन जनरली यदि हम लोग इसे समझे तो हम कह सकते हैं पेन रिलीविंग जो ड्रग होती है, पेन रिलीविंग जो ड्रग्स होती है, इन्हें हम लोग एनाल्जेसिक ड्रग कहते हैं। लेकिन हमें यहां पर समझना जरूरी है कि ये जो पेन है आखिर ये होता कैसे है। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है, हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम है, और नर्वस सिस्टम जो है, ये नर्वस सिस्टम हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और ये कंट्रोल करता है न्यूरॉन्स के थ्रू। कैसे कंट्रोल करता है? ये करता है न्यूरॉन्स के थ्रू। तो ठीक इस तरीके से मान लीजिए कि ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और इस तरीके से यहां से क्या है, स्पाइनल कॉर्ड से ये न्यूरॉन हमारे पूरे बॉडी में क्या है, पूरे बॉडी में इस तरीके से फैले हुए हैं। कुछ न्यूरॉन जो है डायरेक्टली ब्रेन से भी हमारे बॉडी में डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, अभी जो न्यूरॉन जो होते हैं हम जानते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं कैसे होते हैं? पहले होते हैं सेंसरी न्यूरॉन और दूसरे होते हैं मोटर न्यूरॉन। तो जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं उनका क्या काम है, क्या रोल है? सेंस को रिसीव करना। और इसी सेंस में एक सेंस है जिसे हम लोग कहते हैं पेन, वी कॉल इट अ पेन। तो पेन को रिसीव करने वाले जो न्यूरॉन है उन्हें हम लोग पेन
रिसेप्टर या पेन रिसीविंग न्यूरॉन कहते हैं। मान लीजिए कि यहां पर ये सपोज ये मेरे बॉडी का कोई पार्ट है, मान लीजिए ये मेरा हाथ का पार्ट है, हैंड है, इस हैंड में ये वाला न्यूरॉन की यहां पे सप्लाई है। जब भी हमें चोट लगती है तो चोट लगने पर वहां पर एक केमिकल रिलीज होता है जिसे कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, है ना। क्या कहते हैं हम लोग उसको? प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन जिसे हम लोग जनरली शॉर्ट में पीजी भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी हमें चोट लगती है तो चोट लगने पर वहां पर एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं पीजी या प्रोस्टाग्लैंडिन। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये क्या करता है, ये इस न्यूरॉन को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा। और प्रोस्टाग्लैंडिन जब इस पेन रिसीव करने वाले न्यूरॉन को एक्टिवेट या स्टिमुलेट करेगा तो ये न्यूरॉन जो है हमारे ब्रेन तक मैसेज ले जाएगा, और जिस मैसेज को हम लोग पेन के फॉर्म में परसीव करते हैं। तो इस तरीके से आप ये सिंपल सा मान के चलिए क्या कि जब भी चोट लगती है तो एक केमिकल वहां पर प्रोड्यूस होता है जिसे कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। दिस प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिवेट पेन रिसीव करने वाले जो सेंसरी न्यूरॉन है उनको एक्टिवेट करेंगे, जो हमारे ब्रेन तक मैसेज को ले जाते हैं, और हमें क्या होता है? वी रिसीव और वी फील पेन। तो ऐसी ड्रग्स जो क्या करें? पेन को एबोलिश करे, पेन को कम करे विदाउट अल्टरिंग द कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड द एनाल्जेसिक ड्रग्स। तो एनाल्जेसिक ड्रग्स क्या है? द ड्रग्स दैट एबोलिश और रिलीव पेन सिग्नल without altering the consciousness। ओके, ऐसी ड्रग्स जो क्या करती है? ऐसी ड्रग्स जो क्या करती है? जो पेन सिग्नल को एबोलिश करती है, पेन सिग्नल को रिलीव करती है विदाउट अल्टरिंग द कॉन्शियसनेस, उन्हें हम लोग एनाल्जेसिक कहते हैं। There are two type of analgesic. The one we call it a non-narcotic, and the second we call it a narcotic. यहां पर नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक में क्या डिफरेंस है कि जो नॉन नार्कोटिक है वो पेन सिग्नल को रिलीव करती है, पेन सिग्नल को एबोलिश करती है, बट दे डू नॉट कॉजेस द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। दर्द गायब हो जाएगा लेकिन हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो बनी रहेगी। लेकिन जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक होते हैं, पर्टिकुलरली यदि हम लोग मॉर्फिन की बात करें या मॉर्फिन डेरिवेटिव की बात करें, तो उनकी क्या टेंडेंसी होती है? दे रिलीव पेन बट साइमल्टेनियसली दे कॉज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस व्हेन इट इज गिवन इन अ हायर डोज। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्शियसनेस को लॉस करके जो पेन को रिलीव करती है उसे हम लोग नार्कोटिक एनाल्जेसिक कहते हैं। और जो ड्रग पेन को रिलीव तो करती है लेकिन कॉन्शियसनेस कॉज नहीं करती है, मतलब कॉन्शियसनेस का लॉस नहीं करती है, अनकॉन्शियस नहीं करती है, उसे हम लोग नॉन नार्कोटिक ड्रग्स कहते हैं या नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स कहते हैं। और नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स में आपने जो है एस्पिरिन, जो है एस्पिरिन का नाम जरूर सुना होगा। जो एस्पिरिन है ये क्या है? ये सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। एस्पिरिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ द सैलिसिलिक एसिड। और ये जो एस्पिरिन है वो क्या करता है? इट ब्लॉक्स पीजी, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है इस प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक कर देगा, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोक देगा, और इस तरीके से जब वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं रहेगा तो दर्द नहीं होगा। इसके अलावा जो एस्पिरिन जो है वो एस्पिरिन ब्लड क्लॉट को, जो है ब्लड की क्लॉटिंग को भी क्या करता है? ब्लड की क्लॉटिंग को भी रोकता है। कैसे रोकता है? क्योंकि एस्पिरिन डिक्रीजेस
ब्लड प्लेटलेट नंबर, जो ब्लड के जो प्लेटलेट है, ब्लड प्लेटलेट्स जो है इसे क्या करते हैं, इसे कम करता है, जिसके कारण से कॉमन या लेमैन की लैंग्वेज में हम कहते हैं कि जो ब्लड है वो थिन होना चालू हो जाता है। तो ये इसका साइड इफेक्ट है, लेकिन इसी साइड इफेक्ट का यूज हम लोग हार्ट के पेशेंट के लिए करते हैं कि ऐसे पेशेंट जिन्हें हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा रहते हैं या हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं, उन्हें डॉक्टर रेगुलर जो है एस्प्रिन देते हैं ताकि उनके ब्लड के प्लेटलेट कम हो जाए, जिसके कारण से ब्लड उनका थिन हो जाए और ब्लड के थिन होने के कारण उनको हार्ट अटैक के आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो एस्प्रिन जो है दैट ब्लॉक्स प्रोस्टाग्लैंडिन, simultaneously it blocks prostaglandin and relieve pains, simultaneously it thins the blood by decreasing the blood platelet number, और इसी कारण से इसका एक यूज जो है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द हार्ट अटैक के केस में किया जाता है। एस्प्रिन के अलावा हमने पैरासीटामोल का नाम सुना है, हमने आइबुप्रोफेन का नाम सुना है, हमने निमेसुलाइड का नाम सुना है। ये ड्रग भी नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक कैटेगरी की ड्रग है, लेकिन जो एनाल्जेसिक ड्रग होती है या जो नॉन नार्कोटिक ड्रग होती है जनरली वो फीवर को भी कम करती है, इसीलिए इन्हें हम लोग एंटीपायरेटिक भी कहते हैं। इसीलिए इन ड्रग को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट एंटीपायरेटिक ड्रग्स। पर कई बार ऐसा होता है कि जो नॉन नार्कोटिक ड्रग है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही। जब सीवियर पेन हो, कैंसर पेशेंट वाला कोई पेन हो या ट्रॉमेटिक इंजरी हो या कार्डियक पेन हो या बहुत सीवियर यदि एक्सीडेंटल पेन हो, तो उस समय नॉन नार्कोटिक ड्रग काम नहीं करती है। उस समय हमें नार्कोटिक ड्रग यानी पर्टिकुलरली जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, मॉर्फिन या मॉर्फिन के जो एनालॉग होते हैं उन्हें हमें देना होता है। लेकिन मॉर्फिन जो है ये पेन को बहुत अच्छे से रिलीव करती है, लेकिन साइमल्टेनियसली इट कॉजेस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। दैट्स व्हाई दीज ड्रग्स आर कॉल्ड द नार्कोटिक ड्रग्स। जनरली जो मॉर्फिन है वो क्या होता है, ओपियम से हमें ऑब्टेन्ड होता है। ओपियम, मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओपियम। इसीलिए मॉर्फिन और मॉर्फिन के जो डेरिवेटिव है, चाहे हम लोग कोडीन फॉस्फेट की बात करें, चाहे हम लोग हीरोइन की बात करें, इन्हें जनरली हम लोग ओपिएट्स ड्रग कहते हैं या इन्हें हम लोग नार्कोटिक एनाल्जेसिक भी कहते हैं। मॉर्फिन इज वेरी गुड नार्कोटिक एनाल्जेसिक बट साइमल्टेनियसली इट कॉजेस डोज डिपेंडेंट साइड इफेक्ट। यदि मॉर्फिन ज्यादा यदि क्वांटिटी में दे दी जाए तो इट लोअर्स द हार्ट रेट, इट लोअर्स द बीपी, इट लॉसेस द कॉन्शियसनेस, और यदि ज्यादा क्वांटिटी में यदि ये मॉर्फिन बॉडी में पहुंच जाए तो यहां पर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए जनरली यदि हम लोग कहें तो एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, ऐसे ड्रग जो क्या करते हैं, जो पेन को एबॉलिश करते हैं या पेन को रिलीव करते हैं विदाउट कॉजिंग द कॉन्शियसनेस। इफ दे कॉज द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस along with the abolishment of the pain, we call them a narcotic analgesic. So now we see the name of few drugs जिनके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे जो सिलेबस में जो ड्रग है उसमें एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी की जो ड्रग है उसमें है एप्रोनियाजिड और फेनल्जीन, है ना। इनका यूज खासकर डिप्रेशन से रिकवर करने के लिए किया जाता है। वहीं पर यदि हम एंजियोलाइटिक या ट्रंक्विलाइजर की बात करें तो क्लोरडाइजेपॉक्साइड और मैप्रोबामेट जो है इनका यूज हम लोग जो है माइल्ड ट्रंक्विलाइजर के तौर पे करते हैं। यदि हम डिप्रेशन और हाइपरटेंशन, यदि एनी पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द बोथ, he or she is a hypertensive as well as he or she is under depression, तो ऐसे केस में हम लोग जो है इक्वानिल ड्रग का यूज करते हैं। देन
यदि पेशेंट को स्लीप इंड्यूस कराना है या पेशेंट को काम डाउन करना है तो उसके लिए जिस कैटेगरी ऑफ ड्रग का यूज करते हैं उससे हम लोग बार्बिचुरेट कैटेगरी ऑफ ड्रग कहते हैं। इसके अलावा डायजेपाम कैटेगरी ऑफ ड्रग भी है, लेकिन जो कॉमनली जो स्लीप इंड्यूस करने के लिए जो ड्रग यूज की जाती है उसमें है वेरोनल, वैलियम, सेरोटोनिन। जो वैलियम है दैट इज अ वेरी कॉमन एंड वेरी पॉपुलर ड्रग फॉर अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द एंजाइटी और स्लीपलेसनेस। इसके अलावा फिर हम लोगों ने एनाल्जेसिक की बात करी, तो एनाल्जेसिक में नॉन नार्कोटिक यानी जो नॉन हैबिट फॉर्मिंग एनाल्जेसिक है उसके एग्जांपल है एस्प्रिन, पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनिक। और यदि हम नार्कोटिक एनाल्जेसिक की बात करते हैं तो जो ओपियम डेरिवेटिव्स होते हैं, ओपियम डेरिवेटिव्स के जो ड्रग है जो कि हमारे सीधे नर्वस सिस्टम पर काम करती है और सीवियर पेन में इनका इस्तेमाल होता है, लेकिन ये हैबिट फॉर्मिंग भी है, तो ऐसी ड्रग को का जो नाम है वो है मॉर्फिन, ओपियम, हेरोइन और कोडीन। और कोडीन का जो यूज है आपने देखा होगा कि खासकर जो कफ सिरप है, कुछ कफ सिरप्स में भी कोडीन का इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से यहां पे हम लोगों ने न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स के बारे में पढ़ा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट आर एंटी माइक्रोबियल्स। और बड़े क्या ढूंढ रहा है किताबों में? कुछ नहीं यार, इसका आंसर नहीं मिल रहा है मुझे। किसका आंसर? अरे भारत की सबसे खतरनाक नदी कौन सी है? अरे ये तो बहुत सिंपल है। तुझे मालूम है इसका आंसर? हाँ बड़े, मालूम है मुझे। क्या है? भावना है। कैसे? अरे क्योंकि इसमें सब बह जाते हैं। अबे मस्ती कब कर, स्टेप की पढ़ाई कर। So today we are going to study our new subtopic that is the antimicrobials। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एंटीमाइक्रोबियल्स क्या है, और इन एंटीमाइक्रोबियल टर्म्स को आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि ये जो एंटीमाइक्रोबियल है कहीं ना कहीं जो है डिजीज से रिलेटेड है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। तो आइए हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं कि एंटीमाइक्रोबियल्स क्या है। हम जानते हैं वी ऑल आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। वी आर व्हाट? वी आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और जो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है अल्टीमेटली वी आर मेड अप ऑफ द सेल्स, और जब तक ये सेल नॉर्मली परफॉर्म करते रहेगी, नॉर्मली इसकी फंक्शन करते रहेगी, तब तक हम लोग हेल्दी रहेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी में या हमारे बॉडी पर अटैक करते हैं, और अटैक करके अल्टीमेटली इन सेल्स की फंक्शनिंग को क्या कर देते हैं? अल्टर कर देते हैं या सेल को डैमेज कर देते हैं, जिसके कारण से हम बीमार पड़ जाते हैं। तो हम यहां पे कह सकते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके कारण डिजीज होती है उन्हें हम लोग पैथोजेंस कहते हैं, है ना। तो हम यहां पर पैथोजन किसे कहते हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं। सो वी कैन से दैट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड द पैथोजेंस, है ना। अब ये जो पैथोजेंस होते हैं जनरली इन्हें हम लोग अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, बट यदि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नेचर के बेसिस पर यदि हम इन्हें क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यानी पैथोजन में सबसे पहले नंबर पर आते हैं बैक्टीरियाज, क्योंकि जो बैक्टीरिया है दैट कॉजेस मोस्ट ऑफ द डिजीज इन ह्यूमन बीइंग आर कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। देन सेकंड नंबर आता है वायरस का, और थर्ड नंबर आता है फंगस का। लेकिन बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के अलावा और भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे प्रोटोजोआ की यदि हम लोग बात करें तो जो प्रोटोजोन्स है, प्रोटोजोआ भी क्या करते हैं? जो है ह्यूमन में डिजीज कॉज करता है। इसके अलावा जो दूसरे जो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स है, पर्टिकुलरली यदि हम लोग लेशमानिया की बात करें, यदि हम लोग टेपवर्म की बात करें, तो इनका साइज बड़ा होता है, यानी हम इन्हें मैक्रो कह सकते हैं। तो ये भी ह्यूमन में डिजीज कॉज करते हैं। तो अल्टीमेटली हम यदि देखें तो हम कह सकते हैं कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड द पैथोजन। अब
यदि हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो बीमार पड़ने पर हमें क्या करना होता? तो सबसे पहले जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो वी कंसल्ट द डॉक्टर्स। तो कई बार जो डॉक्टर्स हैं सिम्टम्स के बेसिस पर जो है ट्रीटमेंट देते हैं कि यदि उन्हें समझ में आता है कि हाँ सिंपल फीवर है या नॉर्मल कंडीशन है तो जनरली वो फीवर को कम करने वाली या स्वेलिंग को कम करने वाली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे 1 या 2 दिन में हमें आराम लग जाता है। लेकिन यदि 3 या 4 दिन से ज्यादा यदि फीवर यदि हमें रहता है तब डॉक्टर आस्क फॉर द टेस्ट, डॉक्टर्स आस्क फॉर द ब्लड टेस्ट। और जब वो ब्लड टेस्ट करते हैं तो ब्लड टेस्ट में हमारा जो पैथोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, यानी हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बाकी सारी चीजों की टेस्टिंग होती है। इसके साथ साथ कई बार डॉक्टर स्पेसिफिक टेस्ट करने के लिए बोलते हैं जिसमें उन्हें यह पता करना होता है कि हमारे ब्लड में या हमारे बॉडी में किस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अटैक किया है। यदि हमारे बॉडी में बैक्टीरिया ने यदि अटैक किया है तो डॉक्टर जो है इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने वाली जो ड्रग है जिसे हम लोग एंटीबैक्टीरियल्स कहते हैं, एंटीबैक्टीरियल्स प्रेस्क्राइब करेंगे। यदि हमारे बॉडी पर किसी स्पेसिफिक टाइप के वायरस ने यदि अटैक किया है तो इस वायरस को किल करने या डिस्ट्रॉय करने के लिए वो एंटीवायरल ड्रग, वो क्या करेंगे? एंटीवायरल ड्रग प्रेस्क्राइब करेंगे। यदि फंगस के कारण यदि हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इस फंगस को किल करने के लिए एंटी फंगल ड्रग जो है एंटी फंगल ड्रग प्रेस्क्राइब करेंगे। और यदि प्रोटोजोआ के कारण यदि हो रहा है या दूसरे पैरासाइट के कारण जो है यदि हम बीमार पड़ रहे हैं तो उसके लिए जो है एंटी पैरासाइटिक ड्रग प्रेस्क्राइब करेंगे। तो इस तरीके से स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के लिए यानी स्पेसिफिक पैथोजन के लिए हम लोग स्पेसिफिक काइंड ऑफ ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं, हम स्पेसिफिक काइंड ऑफ ड्रग जो है डिस्कवर करते हैं। और कलेक्टिवली इन ड्रग को हम लोग एंटी माइक्रोबियल ड्रग या इन्हें हम लोग एंटीबायोटिक्स कह सकते हैं। तो कलेक्टिवली जो है इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें कलेक्टिवली हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एंटीबायोटिक की जनरल डेफिनेशन क्या है और एंटीबायोटिक की डिस्कवरी कैसे हुई। एंटीबायोटिक क्या है? तो एंटीबायोटिक को हम लोग ऐसा डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सिंथेटिक और सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक ड्रग्स that is effective in low concentration against microorganism synthetic or semi-synthetic drugs that is effective in low concentration against microorganism that destroys or kill microorganism by intervening their metabolic process। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? दीज आर सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। ये दो टर्म है। सिंथेटिक का मतलब ये है कि ऐसी मेडिसिन जिसको कंप्लीटली पूरी तरीके से हमने लैब में सिंथेसाइज किया है उसे सिंथेटिक कहते हैं। अब सेमी सिंथेटिक का मतलब ये होता है कि रॉ मटेरियल मे कम फ्रॉम ऑर्गेनिक नेचर। रॉ मटेरियल जो है वो हमें नेचुरल रिसोर्सेज या कई बार ऐसा होता है कि किसी ऑर्गेनिजम्स जो है कोई केमिकल सिंथेसाइज करता है नेचुरली, उस केमिकल को हम लोग रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करते हैं, उसमें कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशन करते हैं। तो इस तरीके से जो
ड्रग बनती है उसको हम लोग सेमी सिंथेटिक कहते हैं। सो व्हाट इज दैट? द एंटीबायोटिक इज अ सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक ड्रग्स दैट इज इफेक्टिव इन अ लो कंसंट्रेशन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहां पर ये जो लो कंसंट्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकती है। यदि हम सॉल्ट की बात करें, जो कॉमन सॉल्ट है, तो कॉमन सॉल्ट की ज्यादा क्वांटिटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकती है, लेकिन हम उसे एंटीबायोटिक नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट इफेक्टिव इन अ लो कंसंट्रेशन। तो क्या खासियत होनी चाहिए? सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक ड्रग जो कि क्या हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इफेक्टिव हो एट अ लो कंसंट्रेशन, और ये क्या करे, ये या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करे या किल करे। कैसे? बाय इंटरवेनिंग देयर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो ये जो जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती है, ये सारी एंटीबायोटिक्स क्या करती है, किसी न किसी तरीके से, क्योंकि अल्टीमेटली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी सेल है, उस सेल के अंदर भी कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही है। तो जब हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं या एंटीबायोटिक कंज्यूम करते हैं, एंटीबायोटिक अप्लाई करते हैं, तो ये एंटीबायोटिक उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसके साथ में क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी। और यदि मेटाबॉलिक प्रोसेस यदि इंटरफेयर हो गई तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और एनी हाउ वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है एंटीबायोटिक काम करती है। क्या कि एंटीबायोटिक की डेफिनेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट द सिंथेटिक और द सेमी सिंथेटिक ड्रग्स दैट इज इफेक्टिव इन लो कंसंट्रेशन अगेंस्ट microorganism that destroys or kill microorganism by intervening their metabolic processes। तो इस तरीके से अब यहां पर सवाल ये उठता है कि ये एंटीबायोटिक की डिस्कवरी जो है कब हुई, कैसे हुई? तो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो खासकर 2-3 साइंटिस्ट लोग को जाता है, लेकिन सबसे पहले एफर्ट्स की यदि हम लोग बात करें तो जो सबसे पहला जो एफर्ट है यानी एंटीबायोटिक की डिस्कवरी जो है करीब करीब 19th सेंचुरी जो है, लेट 19th सेंचुरी में ही इसकी डिस्कवरी के लिए कोशिश की जाने लगी थी। तो 19th सेंचुरी में खासकर एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, और जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट वी कैन से, द जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट जिनका नाम था पॉल एहरलिच, है ना। तो जो पॉल एहरलिच थे ये 19th सेंचुरी में जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इन्होंने आर्सेनिक बेस्ड का मतलब है कि यहां पे हम जानते हैं कि जो आर्सेनिक है ये क्या है, ये एक हेवी मेटल है, और ये हम ह्यूमन के लिए क्या है, नॉट ओनली इन ह्यूमन बट सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सेल के लिए जनरली ये कैसी है, टॉक्सिक है। तो इन्होंने क्या किया, आर्सेनिक का इस्तेमाल करके, आर्सेनिक को बहुत ही लो कंसंट्रेशन में यूज करके इन्होंने क्या किया, एक ड्रग बनाई। आर्सेनिक बेस्ड क्या है, बेस्ड एक उन्होंने ड्रग बनाई, और इस ड्रग का जो नाम था, ड्रग का नाम था आर्सफेनामाइन। इस ड्रग का नाम था आर्सफेनामाइन, और इसका जो ब्रांड नेम था सल्वारसन, है ना। तो उन्होंने आर्सेनिक बेस्ड एक ड्रग डिस्कवर की जिसका नाम था आर्सफेनामाइन, और जिसका ब्रांड नेम था सल्वारसन, यानी मार्केट में इसको सल्वारसन नाम से अवेलेबल थी, इसकी डिस्कवरी की। और इस आर्सेनिक बेस्ड जो ड्रग है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो थी वो क्या थी, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव थी। और किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ये इफेक्टिव थी, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ह्यूमन में जो है सिफिलिस कॉज करते थे। सिफिलिस इज अ एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, और उस समय जो है सिफिलिस मोस्ट प्रिवेलिंग डिजीज थी। किस समय, यदि हम लोग 19th सेंचुरी के एंड की बात करें या 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग की यदि हम लोग बात करें, तो उस समय जो सिफिलिस थी वो
मोस्ट कॉमन माइक्रोबियल डिजीज थी, जिसके कारण से जो है कई लोगों की डेथ होती थी। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो 19वीं सेंचुरी से ही जो है एंटी माइक्रोबियल की डिस्कवरी होना चालू हो गई थी। इसका जो सबसे पहले जो सक्सेसफुल अटेम्प्ट है वो पॉल एलरिच ने किया था, जो कि जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने आर्सेनिक, जो कि हैवी मेटल है और टॉक्सिक मेटल है, इसको यूज करके एक ड्रग डिस्कवर की, जिसका नाम था आर्सफेनामाइन, या जिसको ब्रांड नेम सल्वारसन कहते हैं। और ये ड्रग इफेक्टिव थी किसके ट्रीटमेंट में? सिफिलिस के ट्रीटमेंट थे। और सिफिलिस क्या है? एसटीडी कैटेगरी में आता है, और दैट इज कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब तो इस तरीके से जो है आर्सफेनामाइन जो है, इसको फर्स्ट इफेक्टिव ड्रग अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल कैटेगरी में रखा गया। और इस एफर्ट के लिए जो है इन्हें यानी पॉल एरिच को 1908 में मेडिसिन का नोबेल प्राइज जो है, मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला, है ना। तो डिस्कवरी ऑफ आर्सफेनामाइन के लिए यानी सिफिलिस के सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के लिए इन्हें 1908 में नोबेल प्राइज मिला। तो इस तरीके से जो है यदि हम हिस्ट्री देखते हैं एंटीबायोटिक की, तो उसकी जो शुरुआत है वो यहां से मानी जाती है। पर पॉल एरिच केवल यहीं पर नहीं रुके, क्योंकि आर्सेनिक जो था ये हैवी मेटल है और टॉक्सिक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो डिस्ट्रॉय करता ही था, लेकिन साथ में इसका कहीं ना कहीं जो साइड इफेक्ट जो है, इसका साइड इफेक्ट हम ह्यूमन पर भी देखने के लिए मिलता था। तो वहां पर यदि हम लोग साइड इफेक्ट और डिजीज के ट्रीटमेंट की भी यदि हम लोग बात करते हैं, तो वहां पे हमेशा बेनिफिट वर्सेस रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट करना बहुत जरूरी होता है। ऑल्दो आर्सेनिक वाज हार्मफुल बट इट वॉज वेरी यूजफुल द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। तो इसीलिए उस समय आर्सफेनामाइन का यूज सिफिलिस के ट्रीटमेंट में होता था, टॉक्सिक होने के बावजूद भी। फिर जो पॉल एरिच थे, उन्हें लगा कि किस तरीके से हम टॉक्सिसिटी को कम कर सकते हैं। तो साइमल्टेनियसली वो जो है एजो का मतलब क्या होता है? जैसे हम जानते हैं सल्फो का मतलब होता है जिसमें सल्फर हो, ऑक्सो का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो। इसी तरीके से जिसमें नाइट्रोजन, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अज़ा। जिसमें नाइट्रोजन होता है उसे अज़ा कहते हैं, और जिसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं उसे डाई अज़ा या कई बार अज़ो कहते हैं। तो उन्होंने देखा कि जो इनकी आर्सफेनामाइन जो ड्रग थी, उसमें जो है आर्सेनिक इस तरीके से अटैच था। उस ड्रग में जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में जो आर्सेनिक जो है वो क्या था? इस तरीके से डबल बॉन्ड से अटैच था। तो जो इन एजोडाई थी, एजोडाई यानी ऐसी कलरिंग एजेंट जिसमें एजो बॉन्ड होता है। और ये एजो बॉन्ड क्या होता है? यदि नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, तो ये जो बॉन्ड है एन डबल बॉन्ड, एन बॉन्ड को हम लोग एजो बॉन्ड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वी कॉल इट अ एजो बॉन्ड। तो ऐसे कलरिंग डाई जिसमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे एजो डाई कहते हैं। तो उन्होंने पॉल जो थे, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उनकी जो आर्सफेनामाइन जो ड्रग थी, उसका स्ट्रक्चर और एजोडाई का जो स्ट्रक्चर है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो वो इस पे रिसर्च करते रहे कि किस तरीके से हम आर्सेनिक को एजोडाई से रिप्लेस कर दे, ताकि आर्सेनिक रिलेटेड जो टॉक्सिसिटी है वो खत्म हो जाए, और साथ में ड्रग जो है उतनी ही इफेक्टिव रहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जितनी की आर्सेनिक कंटेनिंग ड्रग है। तो इस तरीके से जब वो लगातार कोशिश करते रहे, तब उन्हें 1932 में जो है उन्होंने प्रोंटोसिल ड्रग डिस्कवर की। और ये जो प्रोंटोसिल जो ड्रग थी, दैट वाज सिमिलर टू सल्वारसन,
बट विथ मोर एफिकेसी एंड लेस टॉक्सिसिटी। तो इस तरीके से जो है एजोडाई बेस्ड ड्रग प्रोंटोसिल जो है 1932 में डिस्कवर हुई। अब जब प्रोंटोसिल ड्रग को जब हम कंज्यूम करते हैं तो बाद में यह पता चला कि प्रोंटोसिल ड्रग इज नॉट अ एक्टिव ड्रग बट इट इज अ प्रो ड्रग। जब प्रोंटोसिल को हम बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं या कंज्यूम करते हैं या इनटेक करते हैं, तब जो प्रोंटोसिल ड्रग है ये जो है सल्फानिलामाइड, जो प्रोंटोसिल ड्रग है ये हमारे बॉडी में जाने के बाद में सल्फानिलामाइड में कन्वर्ट होती है। तो प्रोंटोसिल ड्रग इज नॉट एक्टिव, बट व्हेन इट गोस इनसाइड द बॉडी, वहां पर मेटाबॉलिज्म के कारण ये जो नॉन एक्टिव ड्रग है ये एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसी ड्रग जो कि एक्टिव ड्रग को बनाते हैं उन्हें हम लोग प्रो ड्रग कहते हैं। वी कॉल देम अ प्रो ड्रग। तो इस तरीके से जो प्रोंटोसिल है, प्रोंटोसिल इज अ प्रो ड्रग, और ये हमारे बॉडी में जाने के बाद में जो है सल्फानिलामाइड में कन्वर्ट हो जाती है, और जो भी हमें एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट मिलते हैं वो इसी के कारण से मिलते हैं। इस तरीके से अभी जो सल्फानिलामाइड जो है इसमें कहीं ना कहीं यदि हम सल्फा की बात करें तो सल्फा जो है वो सल्फर से रिलेटेड हमें समझ में आता है। इसीलिए इस कैटेगरी की जो ड्रग है इन्हें जनरली सल्फा ड्रग कहा जाता था। ठीक है, तो इन्हें क्या है, इस तरीके से इन्हें सल्फा ड्रग कहा जाता है। और at present there are various variety of sulfa drug, और इन सल्फा ड्रग में जो मोस्ट इफेक्टिव जो ड्रग है उसे माना गया है सल्फापायरिडीन। जो सल्फापायरिडीन है दैट इज सपोज टू बी अ मोस्ट इफेक्टिव सल्फा ड्रग। ओके, तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने देखा कि यदि हम इसको कट शॉर्ट में, मतलब बहुत ही शॉर्ट में देखें तो हम इसे कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज होती है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यदि हम लोग किल या डिस्ट्रॉय कर दे तो डिजीज से हम लोग निजात पा सकते हैं। तो ऐसे एजेंट जो कि क्या हो, सिंथेटिक हो या सेमी सिंथेटिक हो, यदि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय या किल करते हैं तो उन्हें हम लोग एंटीबायोटिक कह सकते हैं। और एंटीबायोटिक की जो शुरुआत है उसका जो क्रेडिट यानी फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट जो है दैट गोज टू अ पॉल एलरिच, जिन्हें आर्सेनिक बेस्ड ड्रग जो थी, आर्सेनिक फेनामाइन जो थी, आर्स फेनामाइन जो थी, उसके डिस्कवरी के लिए उन्हें 1908 में नोबेल प्राइज मिला। और ये जो ड्रग थी ये सिफिलिस के ट्रीटमेंट में यूजफुल होती थी। फिर उन्होंने क्या देखा कि आर्सेनिक के कारण ड्रग की टॉक्सिसिटी ज्यादा है, इसीलिए वो एजोडाई पर रिसर्च करते रहे, और एजोडाई पर रिसर्च करते करते उन्हें 1932 में जो है पहली ड्रग डिस्कवर हुई विथ लेस टॉक्सिसिटी एंड मोर एफिकेसी, दैट इज अ प्रोंटोसिल। बाद में पता चला कि जो प्रोंटोसिल है दैट इज नॉट अ ड्रग, दैट इज अ प्रो ड्रग, यानी ये बॉडी में जाने के बाद में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। और तब इस तरीके से जो सल्फा ड्रग है, सल्फा ड्रग जो है एग्जिस्टेंस में आई, और टिल नाउ देयर आर वेरियस वैरायटी ऑफ द सल्फा ड्रग। तो इस तरीके से जो है एंटीबायोटिक की शुरुआत हुई। तो केवल एंटीबायोटिक की जो शुरुआत जो है केवल सल्फा बेस्ड ड्रग से ही नहीं, इसके बाद में यदि हम देखें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है उनको भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है एंटी माइक्रोबियल ड्रग के डिस्कवरी के लिए। सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग मेडिकल हिस्ट्री में एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1929 में यह ऑब्जर्व किया कि देयर इज अ फंगस, और इस फंगस की क्या प्रॉपर्टी है कि यह फंगस बैक्टीरिया को किल करती है।
ये जो फंगस है, फंगस क्या करती है, ये बैक्टीरिया को किल करती है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि सर्टेनली ये जो फंगस है दैट प्रोड्यूसेस सम कंपाउंड, दैट प्रोड्यूसेस सम कंपाउंड्स, जो कि क्या है, इन कंपाउंड्स के कारण जो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये जो फंगस है, इस फंगस का नाम है पेनिसिलियम। इस फंगस का नाम क्या है, पेनिसिलियम। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो पेनिसिलियम फंगस है वो ऐसे कंपाउंड बनाती है जिसके कारण से जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब लगातार वो रिसर्च करते रहे और करीब करीब 13 ईयर के बाद रेगुलर रिसर्च करते रहे। तब आफ्टर 13 ईयर ऑफ फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ दिस फंगस, वो पेनिसिलिन ड्रग बनाने में कामयाब हुए, है ना। आफ्टर 13 ईयर जो है ये पेनिसिलिन ड्रग बनाने में कामयाब हुए। और इस तरीके से जो है एंटीबैक्टीरियल ड्रग, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है ड्रग डिस्कवर की गई, जो कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इफेक्टिव थी। तो इस तरीके से जो एंटीबायोटिक है, तो कई बार यह भी कहा जाता है कि एंटीबायोटिक क्या है, एट प्रेजेंट जो डेफिनेशन है उसमें क्या है, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक कहा गया है। लेकिन शुरुआती दौर में जो एंटीबायोटिक थी वो किस कैटेगरी की ड्रग को कहा जाता था, कि ऐसी ड्रग जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम ऑब्टेन करते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इफेक्टिव है, उन्हीं को हम लोग एंटी माइक्रोबियल या एंटीबायोटिक कहा करते थे। लेकिन एट प्रेजेंट यदि हम लोग देखें तो एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द जो ड्रग है वो सब सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक नेचर की। तो इस तरीके से जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, इन्होंने जो है पेनिसिलिन की डिस्कवरी की। इसके लिए उन्हें 1945 में H.W. फ्लोरे और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दोनों को पेनिसिलिन के डिस्कवरी के लिए 1945 में नोबेल प्राइज मिला। उन्हें 1945 में नोबेल प्राइज मिला। तो इस तरीके से जो है पेनिसिलिन की डिस्कवरी जो है हुई, यानी इस तरीके से एंटीबायोटिक की डिस्कवरी जो है लगातार चलती रही। पर ये एंटी माइक्रोबियल मोर इफेक्टिव एंड सेफ एंटीबायोटिक डिस्कवरी का जो सिलसिला है अभी भी लगातार चलते चला जा रहा है। तो इस तरीके से यदि हम लोग देखें तो जो एंटीबायोटिक होते हैं, एंटीबायोटिक को जनरली हम लोग 2 मेजर कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। ऐसी एंटीबायोटिक जो क्या करती है, बैक्टीरिया को किल करती है, उन्हें हम लोग बैक्टीरियोसाइडल, उन्हें हम लोग बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स कहते हैं या बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक करते हैं। और ऐसे एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट या स्टॉप करती है, उन्हें हम लोग बैक्टीरियोस्टेटिक, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग जो है बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम लोग देखें तो पेनिसिलिन, ओफ्लॉक्सासिन, एमॉक्सिसिलिन जैसी जो एंटीबायोटिक है ये बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक है। वहीं पर यदि हम लोग एरिथ्रोमाइसिन की बात करें, टेट्रासाइक्लिन की यदि हम लोग बात करें, तो ये जो ड्रग है, ये एंटीबायोटिक जो है जनरली बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करती है, इनहिबिट करती है। कई बार ऐसा होता है कि बैक्टीरियोसाइडल ड्रग एट अ लो कंसंट्रेशन इज बैक्टीरियोस्टेटिक
and bacteriostatic drug at higher concentration behaves like a bactericidal। तो इस तरीके से जो है जनरली बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक टाइप के एंटीबायोटिक होते हैं। एंटीबायोटिक को एक और तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, वो है उनके काम करने के तरीके के बेसिस पर, यानी किस तरीके के ऑर्गेनिज्म जो है, किस तरीके के ऑर्गेनिज्म को वो किल या डिस्ट्रॉय कर रही है। तो जनरली एंटीबायोटिक को जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेचर के बेसिस पर भी क्लासिफाई करते हैं। जैसा पहला क्लासिफिकेशन हो सकता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। दूसरा होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। फिर होते हैं इस दैट इज थर्ड, दैट इज अ लिमिटेड और स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है, नाम से हमें समझ में आ रहा है, ब्रॉड का मतलब है जिसका एरिया बहुत बड़ा हो। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जनरली हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्लासिफाई करते हैं। तो ऐसे एंटीबायोटिक जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को किल या डिस्ट्रॉय करते हैं, उन्हें हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। क्या? एंटी माइक्रोबियल एजेंट या एंटीबायोटिक दैट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोथ, उन्हें हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहेंगे। नैरो स्पेक्ट्रम, ऐसे एंटीबायोटिक जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट ही क्या हो, इफेक्टिव हो। Either this kind of antibiotic is effective against ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती हो या केवल ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। फिर लिमिटेड या स्पेसिफिक, यदि हम देखें तो देयर आर वेरियस स्ट्रेन ऑफ द ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यदि हम ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वैरायटी है। वहीं पर यदि ग्राम नेगेटिव की बात करें तो ग्राम नेगेटिव में भी बहुत टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है। यदि कोई ड्रग केवल पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्ट्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल करती है, कि मान लीजिए ग्राम पॉजिटिव में भी केवल मान लो वो पर्टिकुलर टाइप की स्ट्रेन जो है उसी को किल करती है, तो ऐसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट या ऐसे एंटीबायोटिक को जनरली हम लोग लिमिटेड या स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। एक बार फिर से समराइज कर सकते हैं, द ड्रग मीन द एंटीबायोटिक दैट इज इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दोज आर कॉल्ड द ब्रॉड स्पेक्ट्रम। द एंटीबायोटिक दैट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Then limited or specific specific spectrum antibiotic is what? The antibiotic that is effective against very specific strain of microorganism are called what? Limited or specific spectrum antibiotic। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में जो एंटीबायोटिक हम लोग यूज करते हैं उसमें से कौन सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, कौन सी नैरो स्पेक्ट्रम है और कौन सी लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। यदि हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात करें तो जो कॉमनली यूज जो एंटीबायोटिक है वो है एम्पिसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन। यहां पर हमें यह ध्यान देना है कि जो एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन जो है ये पेनिसिलिन के डेरिवेटिव है। ये क्या है? ये पेनिसिलिन के डेरिवेटिव है। कैसे डेरिवेटिव है? ये सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव, यानी जो पेनिसिलिन है उसको जब हम लोग केमिकली मॉडिफाई करते हैं तब हमें एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन मिलती है। वहीं पर यदि हम ओफ्लॉक्सासिन की बात करें तो दैट इज ऑल्सो वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। जो क्लोरामफेनिकॉल है, ये क्लोरामफेनिकॉल की डिस्कवरी 1947 में हुई थी और
ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ओरली एक्टिव थी। ओरली एक्टिव का मतलब क्या है? ओरली एक्टिव का मतलब यह है कि पेनिसिलिन जब डिस्कवर हुई थी तो पेनिसिलिन को केवल और केवल इंजेक्शंस के थ्रू ही हम लोग दे सकते थे। पेनिसिलिन को हम लोग ओरल रूट से नहीं खा सकते थे या पी सकते थे। क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन जब हमारे स्टमक में पहुंचती थी तो वहां पर वो डिटोरिएट हो जाती थी, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता था, जिसके कारण से वो इफेक्टिव नहीं होती थी। तब 1947 में जो है जब क्लोरमफेनिकॉल बनी तो क्लोरमफेनिकॉल ओरली एक्टिव थी, और जब ये ओरली एक्टिव थी तो हम इसे ओरल रूट से ले सकते थे, टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में ले सकते थे या लिक्विड के फॉर्म में पी सकते थे, और ये बहुत इफेक्टिव थी। उस समय अक्सर टाइफाइड और कोलेरा हुआ करता था, तो पर्टिकुलरली टाइफाइड के लिए क्लोरमफेनिकॉल उस समय बहुत ज्यादा इफेक्टिव मानी गई थी। तो इस तरीके से जो है यहां पर ये जो ड्रग्स है, दीज आर द फ्यू कॉमन ड्रग्स जो कि फ्रीक्वेंटली डे टू डे लाइफ में यूज होती है, और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। वहीं पर यदि हम लोग नैरो स्पेक्ट्रम की बात करें तो जो पेनिसिलिन है दैट इज नो डाउट इट इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, बट it is having a narrow spectrum of एक्टिविटी। ये सेलेक्टिव स्ट्रेन जो है, सेलेक्टिव स्ट्रेन के लिए ही अब इफेक्टिव है। और नाउडेज जो है पेनिसिलिन जो है उसे तो आज के समय में यूज ही नहीं किया जाता बिकॉज ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी। यदि किसी केस में पेनिसिलिन यूज करना है तो सबसे पहले ऐसे पेशेंट की हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है। तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने एंटीबायोटिक के बारे में जनरल चीजें देखी। जो स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर जो एंटीबायोटिक के जो स्ट्रक्चर है थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़े होते हैं, तो आप बुक से इन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, दोनों में क्या सिमिलरिटीज है और दोनों में क्या डिफरेंस है।